प्रधानमंत्री जी को मैंने पहला पत्र लिखा, उसका जवाब नहीं मिला। दूसरा पत्र लिखा, तीसरा पत्र लिखा। और उसी जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में पधार है। इट्स रियली प्राउड ऑफ अस। बहुत ही फक्र की बात। रमेश जी अपनी बात को चालू रखें। तो जब मैंने केवल मैं एक प्रयास का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मैंने जब प्रधानमंत्री जी को पहला पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा पत्र भी लिखा, तीसरा पत्र लिखा। तीसरे पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मेरे को जवाब आया कि आप भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में आइए और उसका एक प्रेजेंटेशन दीजिए। तो 2017 में मेरा पहला प्रेजेंटेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर। और उसके बाद आज 2023 की बात करता हूँ तो इस देश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर नैनो यूरिया की बोतल नहीं होगी। और मैं आपको इस बात का मैंने क्यों जिक्र किया कि इस देश के इनकम टैक्स पेयर ने जो पैसा लगाया उसकी वजह से मैंने 3,000 रुपये देकर के PhD किया। उसके लिए मैंने भारत सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख करके दिया कि केवल जो मेरे टेक्नोलॉजी से जो खाद बनता है उसका प्राइस आप साधारण खाद जो किसान खरीदता है उसकी प्राइस आप नहीं बढ़ाओगे, उससे अधिक नहीं लोगे। केवल एकमात्र शर्त पर नैनो यूरिया, नैनो DAP को ट्रांसलेट किया। अब उसके ट्रांसलेट करने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पे हो सकती है, उसकी अलग अलग चरणों में उसकी स्थिति हो सकती है। लेकिन रिसेंटली अभी जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन जो ख़त्म हुआ उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई कि मिनिस्ट्री ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नैनो यूरिया की वजह से देश को करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत होगी सब्सिडी की जो मिलती है उसके दौरान। और द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस लाइन का जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें इस देश को $30 बिलियन का सेविंग होगा 2030 तक। अब $30 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने रुपए होते हैं। वो जब मैं यहाँ से US गया तो मेरे पास केवल $400 थे, 20,000 रुपये थे, वो भी मैं उधार लेके गया था। तो केवल परिस्थितियों की बात नहीं है, प्रयास की बात है। और हम हमारे देश को, हमारे समाज को, हम मानव समाज को किस प्रकार से रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसके लिए जितना हो सके हमको योगदान देना चाहिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो जोधपुर से आ रहा था, करीब 1-2 घंटा लगा। मैं चारों तरफ देख रहा था, खेत में सब जगह खेती किसानी में 2 महीने बारिश नहीं हुई, बहुत सारा अकाल हुआ। आपके यहीं के एक व्यक्ति ने इतना प्रयास किया कि खेतों में परीक्षण, इस बार वो मेजरमेंट हुए और बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा है। तो ये सब छोटे छोटे प्रयास हम आसपास के लोग मिलकर के किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम वैज्ञानिक हैं, मैं ये सोच रहा था क्या हम ऐसी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, क्या हम ऐसा बीज डेवलप कर सकते हैं जो 2 महीने बारिश नहीं हो, 15 दिन बारिश नहीं हो तो वो पौधा सस्टेन कर जाए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के आसपास में कोई न कोई प्रेरणा का स्रोत होता है, उससे आप प्रेरणा लें, क्यूरोसिटी रखें, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, सवाल पूछते रहें। और सवाल पूछने के बहुत सारे माध्यम है। पहले के ज़माने में जैसे बताया गया कि राजा महाराजाओं के पास में ऐसी सुविधाएं नहीं थी जैसी सुविधाएं आज हम हासिल कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग एक दूसरे से राजा महाराजाओं के रूप में हैं। बहुत सारे हम सब लोगों के पास में ऐसे गैजेट्स हैं जिससे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो उस गैजेट्स का जो सही उपयोग होना चाहिए उसका सही उपयोग लें, उस सूचनाओं को संकलित करें, उस सूचनाओं के बारे में पढ़ें, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने का प्रयास करें जिससे आपका भविष्य ट्रांसलेट हो, आप उससे आगे बढ़ सकें। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। गवर्नमेंट की 50 योजनाएं होती है। आपके आसपास के गांव के 50 लोग होंगे ऐसे जिनको ये नहीं पता होगा कि एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि गांव में तारबंदी लगती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा देती है सब्सिडी का, लेकिन गाँव के किसानों को नहीं पता है कि वो उसके लिए क्या आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है। तो मैं मेरे युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप दिन भर अपना स्क्रीन टाइम देखें तो काफ़ी घंटे होता होगा, 4-5 घंटे। आप कम से कम रोज़ 30 मिनट इस बात पर बिताएं कि आपके आसपास के 10 लोगों को जो भी सरकार की योजनाएं हैं 10-15 उसके बारे में आप अवगत कराने का प्रयास करें, जिससे कि उन लोगों को उनका हेल्प मिलेगा, उसको प्रयास मिलेगा। दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बारे में, आप अपनी ओपिनियंस, क्योंकि
अब हम सब लोगों ने क्या हुआ कि हमारे पास ज्ञान का बहुत फ्लो है, हम मोबाइल खोलते हैं, हम ट्विटर खोलते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, कोई इंस्टाग्राम, कोई भी ऐप खोलते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, हमें एलन मस्क से लगा करके गांव का किसान या देसी यूट्यूब चैनल का कोई बच्चा क्या अपलोड कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को एक क्लिक के ऊपर है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें से हमको कौन सी बात को ग्रहण करना है और कौन सी बात को ग्रहण नहीं करना है, इसको कहते हैं एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है वो शिक्षा से आती है कि आपको कौन सी चीज़ को ग्रहण करना है, कौन सी चीज़ को ग्रहण नहीं करना, ये आपको एनालिसिस से आती है। और इन सब से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ मैडम जस्ट पधारे हैं। मैडम ने, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि मैडम ने करीब 1 साल का प्रशिक्षण लिया हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। मैंने ऐसे ही न्यूज़ में पढ़ा। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं टीचर को भी फॉलो करता हूँ, मैं मोटिवेशनल थिंकर को भी फॉलो करता हूँ, मैं डॉक्टर को भी फॉलो करता हूँ, मैं पेड़ पौधे लगाने वाले को भी फॉलो करता हूँ। तो मैंने मैडम का देखा कि मैडम 1 साल हार्वर्ड में रह करके आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वो इस गांव से ही निकले, यहाँ के आसपास के गांव से ही निकले। वो दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी की जनरेशन हो सकती है जो नौकरी कर रही है, लेकिन जैसे मैं दूसरी पीढ़ी का आदमी हूँ जो नौकरी कर रहा हूँ, या जो खेत से निकल के नौकरी में आया। तो हम इस चीज़ों को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं? क्या आज यहाँ से जो बच्चे बैठे हैं, क्या यहाँ से 50 बच्चे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जब मैं जा सकता हूँ, मेरा गांव आपके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जब मैं जा सकता हूँ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी आदमी जा सकता है। और कभी भी, मेरा हिंदी माध्यम था MSc में आने से पहले तक, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी माध्यम हम जीवन में जब भी चाहते हैं कोई भी चीज़ सीख सकता है। तो कोई भी हिंदी माध्यम, इकोनॉमिक परिस्थिति, कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती। और मैं तो आज से करीब 10 साल पहले गया था वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। और बाहर जाने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, दुनिया भर की फेलोशिप होती है। बस आपको केवल आउटरीच की ज़रूरत है। आप लोगों से, उन लोगों के पास तक पहुंचने का प्रयास करिए जो लोग वहां गए हैं, या इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों के बारे में ढूंढने का प्रयास करिए कि आप वहां तक कैसे जा सकते हैं। और कोई भी आदमी, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, मैं 1 मिनट समय लेकर के बताना चाहता हूँ, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों से अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में फीडबैक लेंगे तो आपको लोग फीडबैक भी देंगे। और जितने भी लोग इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, आप किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई मदद मांगेंगे तो वो कोई भी आदमी मना नहीं करेगा आपको। और आज के ज़माने में कुछ बेसिक चीज़ें हमको करनी पड़ती है ना। कंधे पे बैठा के कोई रेस नहीं जीती जाती। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किसी को बोला कि साहब, मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी ऐसे माइंड नहीं करे। जैसे कोई गया किसी के पास कि साहब मेरे को ये सब्सिडी दिला दो, मुझे ग्रीन हाउस बनाना खेत के अंदर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई कृषि आयुक्त है, एग्रीकल्चर का कमिश्नर है, उसके पास गए कि साहब आप तो मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे खेत में वो बनवा दो। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ, वो फॉर्म भर दो। तो उन्होंने बोला साहब फॉर्म भरा जाने तो माने यूँ भी मिल जाए, आप रो होना रो कोई मतलब है ना। ऐसी बातें अक्सर हम करते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन है सब बंधुओं से, सब लोगों से, कि जो शिक्षा में है थोड़ा बेसिक ग्राउंड हम तैयार करके जाएं। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं ना कोचिंग करने के लिए, जैसे IAS IPS की कोचिंग करने जाते हैं, वहाँ पर सिविल सर्विसेज की कोचिंग करने जाते हैं, तो वहाँ जाके कोई ये नहीं बताता कि भाई महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। वहाँ हम 6वीं से 12वीं तक की किताबें पहले से पढ़ के जाते हैं, फिर जा करके हम उसकी डीप नॉलेज वहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से आप जिससे भी कोई भी हेल्प लेने जाएँ तो थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके जाएँ। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का, मैं बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा एफिलिएशन है। आपको वहाँ एडमिशन चाहिए तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि वहाँ कौन से महीने में फॉर्म भरा जाता है। आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब वहाँ के लिए आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर लिखना है, वहाँ के लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है। तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ कि आप वो प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा हार्डवर्क करें, और फिर आपको जो भी मदद चाहिए आप दूसरे लोगों से आउटरीच करने का प्रयास करें। आप कई बार हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हेजिटेशन का। हम कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम कह नहीं पाते, हम
गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग लोग, एक दूसरे से जानने वाले लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पीछे जा कर के बैठते हैं। वो अपने आप को बोलना, जो पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, मुझे भी नहीं आता ढंग से अभी भी, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से बातें कही गई कि क्या हम एंटरप्रेन्योरल चीज़ें खोल सकते हैं, क्या हम इस तरीके से सेंटर खोल सकते हैं जिसमें लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग मिले। हम कॉलेज में एमएससी करा सकते हैं, पीएचडी करा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को 30 सेकंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना हो। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो कि एलिवेटर पिच का नाम पढ़ा कि आप किसी को, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको रतन टाटा के साथ, मैं ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसे माइंड मत करना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि आपको रतन टाटा के साथ 30 सेकंड एक लिफ्ट में चढ़ने का मौका मिला, पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक जा रहे हो, आपके पास 30 सेकंड का समय है। क्या आप अपने आप को बता सकते हो रतन टाटा को कि आप उसकी कंपनी की कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से अपने ज्ञान से सोल्व कर सकते हो? जिस दिन वो एक्सप्रेशन का हैबिट और वो एक्सप्रेशन का काबिलियत अपने आप में आ जाएगा, तो आप कोई भी ऑफिस का दरवाज़ा आप खोल सकते हो। आप प्रयास करें कि कम से कम समय में अपनी बात कैसे बता पाएँ। और इसका कॉन्सेप्ट कैसे चालू हुआ, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है इसके पीछे। कि एक स्टडी हुई थी न्यूरोलॉजी की, और जो हमारी न्यूरॉन्स की फायरिंग है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उससे एक आदमी मैक्सिमम एक समय में केवल 47 सेकंड्स तक अटेंशन देता है किसी भी वस्तु के ऊपर। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ विराजमान हैं जिनको मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, उन लोगों ने चिकित्सा भी स्टडी किया है कि 47 सेकंड्स तक हम केवल अटेंशन रख पाते हैं। तो क्या हम 47 सेकंड से कम समय में अपनी बात किसी को रख सकते हैं क्या? तब हम प्रभावी रूप से जब उस बात को रख सकते हैं, तो कम समय के अंदर तो उस बात को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, और मैं आपके लिए कोई भी योगदान कर सकता हूँ तो आप मुझे बताएं। इस देश के अंदर नैनो यूरिया को जो हमने फ्री में ट्रांसलेट किया, वो फ्री, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं फ्री में ट्रांसलेट किया, मैं कहता हूँ कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे देश के लिए, मेरे पर्यावरण के लिए। जब से नैनो यूरिया का पहला फैक्ट्री कलोल गुजरात से चालू हुआ और आज 8वें फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा कुछ महीनों के अंदर, हमने करीब देश में 20,000 से अधिक रोजगार 2019 से लगाकर 2023 के बीच में चालू किया, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। और उसमें बहुत सारे लोगों, कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, ट्रांसपोर्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, हर तरीके के लोग हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग आए आगे, आप लोग एक्सप्रेस करें अपने आप को, किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लें। आपके पास के एक उद्यमी हैं, वो किसान थे, उन्होंने पहले खेत में कपास बोते थे, फिर उन्होंने कपास का मिल लगाया, कपास से रुई को अलग करते, बीज को अलग करते। तो क्या उसका वैल्यू एडिशन नहीं हुआ उस फसल का? हम आज भी उसी फसल को उगाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, फिर कहते हैं भाव नहीं है। तो हमें समय के बदलाव के साथ वैल्यू एडिशन करना पड़ा। फिर उन्होंने सरसों खरीदना शुरू किया, सरसों से तेल निकालना शुरू किया, तो सरसों का अलग भाव है, तेल का अलग भाव है। और ऐसी प्रेरणाएं, ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर और 14,000 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, या कोई जो बाइडन या बराक ओबामा की बात कर रहा हूँ। ये आपके आसपास की बातें हैं जो 100-200 किलोमीटर के आसपास में। तो हमारे आसपास में भी बहुत सारी प्रेरणाएं। और मैं यहाँ के किसानों को देखता हूँ, हमारे देश में 100 में से 50 लोग खेती करता है। जब मैं अमेरिका में जाता हूँ, वहाँ 100 में से 1 आदमी खेती करता है, और वहाँ के लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और हमारे यहाँ इतने होने के बावजूद भी हमें खेती में प्रॉब्लम आती है। और हर किसान के मुंह से, जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसान यही कहता है कि मुझे खेती में प्रॉफिट नहीं हो रहा। अरे भाई, जब समय के साथ जो परिवर्तन हुए, उसके साथ हमें हमारे तौर तरीकों में परिवर्तन लाना होगा, तब हम उस चीज़ों को प्रॉफिट कर सकते हैं। आज आपकी दाल है, एक एग्जांपल कहता हूँ, आप मूंग उगाते हो, मूंग से आप दाल बना करके अमेजोन पे, ये दुनिया भर के बिग बाजार, ये सारी चीज़ें आती है। क्या हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिससे वैल्यू एडिशन हो?